साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। नया भारत, नई पहचान और हमारा नया पार्लियामेंट हाउस। आखिर क्या जरूरत थी एक नए पार्लियामेंट हाउस की? पुराने पार्लियामेंट के साथ क्या हो गया था जो इसकी जरूरत पड़ी? क्यों इसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं? और सेंगोल की पूरी कहानी क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नए पार्लियामेंट हाउस के बनाने के रीजंस। 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। असल में ये वो एरिया है जो प्रेसिडेंट हाउस से इंडिया गेट तक जाता है, यानी इसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। प्रेसिडेंट हाउस से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर का ये रोड है और सरकार इस पूरे एरिया को रीडेवलप करना चाहती है। इसका ब्लूप्रिंट डिजाइन कुछ ऐसा है। यह नई पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मेन प्रोजेक्ट है। साथ ही एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी है। पीएम के लिए एक नया रहने के लिए घर और ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया घर, एक बड़ा सा पार्क और भी बहुत कुछ प्लान किया गया है। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए आएगी। 10 दिसंबर 2020 में इस नए पार्लियामेंट हाउस की नींव रखी गई थी। यह 836 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है और 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। यह नया पार्लियामेंट पुराने पार्लियामेंट के ठीक पीछे बना हुआ है। ये 4 मंजिल ऊंचा है और ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। वैसे कई लोगों ने इस शेप को पेंटागन से भी कंपेयर किया है, जो कि यूएस में बना हुआ है। इसके इंटीरियर डिजाइन में नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे लोटस, पीकॉक और बनियान ट्री। लोकसभा चैम्बर की थीम है हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। और राज्यसभा चैम्बर पूरा हमारा राष्ट्रीय फूल कमल की डिजाइन से बनाया गया है। और सेंट्रल लॉन्च तैयार किया गया है बनियान ट्री की डिजाइन से। पूरी बिल्डिंग में नया एडवांस ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ नए पार्लियामेंट में एक सेपरेट लॉन्च भी बनाए गए हैं और एमपीज के लिए वीआईपी ऑफिस स्पेस भी बनाए गए हैं। स्मार्ट डिस्प्लेस और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल राज्यसभा और लोकसभा में किया गया है, जिसमें वोटिंग करने में आसानी हो। थोड़ा पिछली बिल्डिंग के बारे में भी जान लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में एक नए पार्लियामेंट हाउस को बनाने का काम शुरू किया गया, जिसका डिजाइन बनाया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स ने। ये वही थे जिन्होंने पूरी नई दिल्ली को और कनॉट प्लेस का डिजाइन बनाया था, इसलिए अक्सर कई बार इसे लुमेंस जोन भी कहा जाता है। इस बिल्डिंग में 3 चैम्बर हैं, जिसमें 120 डिग्री के एरिया से सेपरेटेड है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और तीसरे चैम्बर को लाइब्रेरी बनाया गया है। और बीचों बीच में सेंट्रल हॉल है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब से लेकर अब तक बहुत से फेरबदल किए गए हैं इस पार्लियामेंट में, लेकिन सभी का मानना है कि ये एक हिस्टोरिक आर्किटेक्ट मार्बल है। आप जानते हैं कि नए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 1, सिटिंग कैपेसिटी। सबसे पहले कहा जाता है कि पुराने पार्लियामेंट में लोकसभा में मैक्सिमम 550 लोगों की कैपेसिटी है। अब आप बोलेंगे कि ये तो काफी है, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ 543 लोकसभा एमपी ही इलेक्ट किए जाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैक्सिमम 552 लोकसभा एमपीज को ही परमिटेड किया गया है। लेकिन देश जब आजाद हुआ था तब ये फैसला किया गया था कि जो एलोकेशन ऑफ सीट है, इसे हर 10 साल में पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्यूचर में कितनी सीट्स तक हो सकती हैं, तो ये अंदाजा इस चीज को देखकर लगाया गया था कि हर एक पार्लियामेंट मेंबर रफली समान जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे जैसे टाइम के साथ देश में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वैसे इस अंदाजे को दोबारा से तय किया जाएगा या फिर और सीटें बढ़ा दी जाएंगी, ताकि सभी लोगों को समान तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। लेकिन इस रूल से एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। 1970 में सरकार जनसंख्या कंट्रोल को प्रमोट कर रही थी, यानी सरकार जनता से कह रही थी कि कम बच्चे पैदा करो। अब ऐसे केस में जब ये रूल अप्लाई किया जाता, तो जिन राज्यों में लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा किए, यानी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट नहीं किया, अगर इस रूल को वहां अप्लाई किया गया तो उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। और जिन राज्यों ने असल में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया, यानी कम बच्चे पैदा किए होंगे, उन्हें कम सीटें मिलेंगी। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए 1976 में नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। 1976 में कहा गया था कि 2001 में दोबारा से इसे रिवैल्यूएट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से इसको बदलना चाहिए या नहीं। जब 2002 आया तो सरकार ने ये कहा कि अभी भी इसकी कोई जरूरत नहीं है और डिलिमिटेशन को 2026 तक टाल दिया गया था। वैसे कॉन्सिक्वेंसेस को रीड्रॉ करने को डिलिमिटेशन कहते हैं और बहुत जल्दी ही 2026 आने वाला है। लेकिन इतने सालों में डिलिमिटेशन को टालने से आज के दिन हर सीट इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि तमिलनाडु से है, वो लगभग 1.8 मिलियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि उत्तर प्रदेश से है, वो 3 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए एक वोट की वैल्यू एक नहीं है। कुछ स्टेट्स में एक वोट की वैल्यू ज्यादा है और कहीं पर कम है।
लेकिन 2026 के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम सीटों को रीएलोकेट करते हैं तो लोकसभा में 543 सीटों की जगह पर 848 सीटें हो जाएंगी। और यही रीजन बताया जाता है कि क्यों जरूरत है देश को एक नए पार्लियामेंट हाउस की। अगर ये डिलिमिटेशन को कैरी आउट किया गया तो पुराने पार्लियामेंट में जगह ही नहीं है एमपी को बैठाने के लिए। अब जानते हैं कि नए पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, जिसमें पहला तो यही है कि आज भी हमारे देश को फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत जरूरत है। तो देखा जाए जिन राज्यों ने अच्छा किया है जैसे साउथ इंडियन राज्य, उनकी सीटें कम हो जाएंगी और नॉर्थ इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें ज्यादा हो जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिकल पावर और राज्यों के मुकाबले ज्यादा होगी। दूसरा, कहा जाता है कि अगर 500 की जगह 800 लोकसभा के एमपी होंगे तो उन सभी को सैलरी और सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और इतना सारा पैसा खर्च हो जाएगा नए एमपी को इलेक्ट करने में। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं कि इस नए पार्लियामेंट में सेंगोल की क्या भूमिका है। असल में सेंगोल तमिल वर्ड सेनमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। 14 अगस्त 1947 की रात में तमिलनाडु के एक मंदिर से ये नेहरू जी को दिया गया था। ऐसे कहा जाता है कि सेंगोल एंशिएंट टाइम से हमारे भारत में मौजूद था। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यता की प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे भारत के शासक थे और कहा जाता है कि ये सेंगोल जिसके पास होता है वो न्याय और निष्पक्ष होकर शासन कर पाता है। इसी बात से पीएम नरेंद्र मोदी प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो उन्होंने इसे अपनाया, जो कि इलाहाबाद के एक म्यूजियम में मिला था। असल में ये एक सिंबल है जो इस बात का प्रतीक है कि भारत न्याय और निष्पक्ष होकर शासन करे और साथ ही भारत विश्व गुरु के रूप में अपनी जगह बनाता हुआ आगे बढ़ता रहे।